न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और हत्या का आक्रोश राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में दिखा, तो वहीं कोलकाता में प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मार्च करती दिखी। 13 साल के ममता बनर्जी के शासन में अगर ममता बनर्जी को एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए खुद सड़क पर उतरना पड़े तो ये राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासन और ममता के शासन पर बड़े सवाल खड़ा करता है। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने भी ममता प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि शुरू में ही हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज किया। वहीं मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ पर भी कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि ये राज्य की मशीनरी की विफलता है। इस मामले पर क्या है ताजा अपडेट बताएंगे आपको। साथ ही चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव तारीखों का ऐलान किया। 3 चरणों में होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव। अनुच्छेद 370 हटने के बाद किन मायनों में ये विधानसभा चुनाव बदलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य। 68 साल में पहली बार वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों को मिलेगा वोट करने का अधिकार। इन बड़े बदलावों पर करेंगे विशेष चर्चा। इसी के साथ अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान की भी होगी खबर। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में 3 और हरियाणा में 1 चरण में होंगे विधानसभा के चुनाव। 4 अक्टूबर को नतीजे किए जाएंगे घोषित। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद कई वंचित तबकों को जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहली बार मिलेगा अपने नागरिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का मौका। राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में देशव्यापी रोष अभी भी व्याप्त। देश भर के अस्पतालों में चिकित्सकों ने घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में निकाला मार्च। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग। कोलकाता के अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों के निशाने पर है ममता सरकार। भाजपा नेताओं ने सड़कों पर उतर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी निकाली रैली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी विकास उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SSLV D3 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार से टेलीफोन पर की बात। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। अंतरिम सरकार द्वारा हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर दिया बल। और आइए सीधे अभी चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर कैबिनेट की ब्रीफिंग। की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा फैक्टर रहता है। इसीलिए शहरों में मिडिल क्लास की बेसिक फैसिलिटीज के लिए मेट्रो का पिछले 10 वर्षों में बहुत विस्तार हुआ है। 10 साल पहले जहां सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 21 सिटीज में मेट्रो है। आज उसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 3 और मेट्रो प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए। और जैसा आप देखते हैं कि एस्पिरेशनल भारत है, लोग बहुत फ्लाइट से आज ट्रैवल करना चाहते हैं और लॉन्गर डिस्टेंसेस में फ्लाइट ट्रैवल करना उचित भी है। तो इसीलिए उसी क्रम में आज 2 और नए एयरपोर्ट्स का भी, 2 नए एयरपोर्ट फैसिलिटीज का भी आज अप्रूवल हुआ है। एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। इसको फुल स्क्रीन करिए।
आपने देखा कि देश में ग्रोथ के लिए और देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ओवरऑल एक इकोनॉमिक ड्राइव के लिए पिछले कई वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जोर दिया गया है। तो जून से सरकार के इस नए कार्यकाल में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस नए कार्यकाल में, इस ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल में कई नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाए हैं। जून के बाद में अगर देखें तो टोटल 1,54,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का, रेलवे के 8 बड़े प्रोजेक्ट्स नए लाइन के, 8 बड़े रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो कि हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स हैं, और वधावन जो कि एक बड़ा एयरपोर्ट है, साथ में जो ऑफशोर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन किए गए। तो ओवरऑल इनसे काफ़ी अच्छा जॉब क्रिएशन होता है और साथ ही साथ देश के लिए एक बड़ी फाउंडेशन बनती है। तो जैसा आरंभ में मैंने आपको कहा कि आज देश में 21 सिटीज में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है। 10 साल पहले मात्र 5 शहरों में थी। अगर इंटरनेशनली हम कंपेयर करें तो आज विश्व में तीसरे स्थान पर ऑलरेडी हम आ गए हैं मेट्रो नेटवर्क की लेंथ में। अगर देखें हम, सबसे ज्यादा चाइना, फिर यूएस, उसके बाद में तीसरा भारत, और बहुत जल्दी यूएस को भी ओवरटेक करके सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे नेटवर्क भारत का होगा। इसी कड़ी में आज बेंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास पे हमेशा ध्यान दिया है और मिडिल क्लास के लिए मेट्रो एक बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। और बेंगलोर हमारा देश का एक बहुत ही गौरवमयी आईटी हब है। यहाँ पर कई नई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स बेंगलोर में स्थापित है। बेंगलोर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब भी है और बहुत रैपिडली ग्रोइंग सिटी है। तो बेंगलोर के मेट्रो के फेज 1, फेज 2 और उसके बाद में आज फेज 3 अप्रूव हुआ है। बेंगलोर की पॉपुलेशन आज करीब करीब 1.6 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और इट्स रैपिडली ग्रोइंग, और इसका विस्तार भी बहुत हो रहा है। आईटी के 3-4 बड़े बड़े हब्स बन चुके हैं विद इन बेंगलोर एंड नियर बाय एरियाज। अगर हम फेज 3 प्रोजेक्ट को देखें तो दिस विल नाउ बेसिकली कनेक्ट द एंटायर एग्जिस्टिंग मेट्रो नेटवर्क इन अ वेरी लॉजिकल वे। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये बेंगलोर का एयरपोर्ट है ऊपर और ये पूरा रिंग समझिए, दिस कंप्लीट रिंग जो आईटी के बड़े सेंटर्स हैं व्हाइटफील्ड और साउथ की तरफ, इन दोनों को कनेक्ट करने वाले और कंप्लीट पूरे शहर को एक रिंग के फॉर्म में लेने वाले और कई सारी नोड्स के फॉर्म में लेके ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस 3rd फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। तीनों को मिला देने से आज का प्रोजेक्ट 44.65 किलोमीटर्स का है, विच इज अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, और टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, 15,611। इसके बनने से कंप्लीट बेंगलोर में करीब 26 लाख राइडरशिप का नंबर पहुंचेगा। मेट्रो में क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं कम लोग आते हैं, एक्सपैंड होता है, बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब एक क्रिटिकल मास पहुंचता है जिसमें नेटवर्क इफेक्ट काम में आने लगता है, तब राइडरशिप एकदम तुरंत बढ़ जाती है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा शुरू के फेज में बहुत कम था, सेकेंड फेज में भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन आज करीब करीब 70 लाख के आसपास दिल्ली मेट्रो की राइडरशिप है। वैसे ही बेंगलोर मेट्रो की इस प्रोजेक्ट के बाद में 26 लाख के आसपास राइडरशिप एक्सपेक्टेड है, और बेंगलोर की एक बड़ी ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है हमेशा से, वो इससे सॉल्व होगी।
सेकेंड, आज प्रोजेक्ट मेट्रो का अप्रूव हुआ है ठाणे सिटी में। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीज, 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आज ठाणे की पॉपुलेशन करीब करीब 30 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। इसीलिए ठाणे के दूसरे सारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के हब्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की नोड्स हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए, और ठाणे की एक विशेष परिस्थिति है, रोड्स काफ़ी नैरो है, डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक रिंग मेट्रो का कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ है। रिंग मेट्रो के इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें, ये कंप्लीट रिंग बनेगी, ये कंप्लीट एक रिंग बनेगी। इस रिंग से जो मुंबई मेट्रो के दूसरे लाइंस है और जो मुंबई का सबर्बन नेटवर्क है, वो दोनों के दोनों इस रिंग से जुड़ जाते हैं। तो एक मल्टी मोडल फैसिलिटी क्रिएट होगी। अगर आप देखें, ये एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, ये एग्जिस्टिंग लाइन है, ये भी मुंबई मेट्रो की लाइन है, ये सबर्बन की लाइन है। इसके साथ कनेक्शन ठाणे के ओल्ड स्टेशन पे भी और ठाणे के न्यू स्टेशंस पर भी। साथ में कनेक्टिविटी जो हाई स्पीड रेल बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है, उसके साथ भी कनेक्टिविटी। ओवरऑल ठाणे के लिए दिस विल बिकम अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो कि ठाणे शहर को और ग्रो करने में एक लंबे टाइम तक हेल्प करेगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैंने आपको बताई 12,200 करोड़ रुपीस, और इसको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है महा मेट्रो, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। थर्ड बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है पुणे मेट्रो का। पुणे आज अगर हम देखें 75 लाख पॉपुलेशन का है, और पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो देश के टॉप 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में आज शामिल है। बहुत ही तेजी से इसका विस्तार है क्योंकि पुणे में एजुकेशनल फैसिलिटीज, बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, और बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र है, और इंडस्ट्रियल सेंटर भी बहुत बड़ा है। इसीलिए पुणे में मेट्रो ईस्ट और वेस्ट, एक ये फेज था, एक ये दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन दूसरी, और अब इसका एक्सटेंशन आज अप्रूव हुआ है, जिससे पुणे को एक अच्छी फंक्शनल मेट्रो फैसिलिटी मिलेगी। लाइन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिला देने से करीब करीब टोटल आज ऑपरेशनल लेंथ 30 किलोमीटर्स के आसपास है, और जुड़ जाएगा इससे, और अनदर 30 किलोमीटर्स विल बी एडेड। ये जो आज का एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन विल बी फ्रॉम स्वारगेट टू कात्रज। स्वारगेट से कात्रज में एक्सटेंशन होगा। ये स्वारगेट यहाँ पे आप देखेंगे, बुधवार पेट के बाद में स्वारगेट, उसके आगे नीचे कात्रज की तरफ। 5.4 किलोमीटर्स लेंथ होगी, और 3 नए स्टेशन इससे जुड़ेंगे। पुणे में आज ऑपरेशनल करीब 30 किलोमीटर है, अंडर कंस्ट्रक्शन 36 किलोमीटर्स, टोटल 66 किलोमीटर्स, और आज करीब करीब 1.25 लाख की राइडरशिप है, जो कि 6 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। इसके अलावा पुणे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि रिसेंटली आप सबके सामने भी मैंने रखे थे। पुणे में सबर्बन जैसी फैसिलिटी, और पुणे स्टेशन के साथ साथ
2 और नए स्टेशंस को, 3 और नए टर्मिनल्स को डेवलप करना, ये सब फैसिलिटीज भी पुणे में आगे आ रही है। 2 नए एयरपोर्ट्स का आज फैसला लिया गया कैबिनेट में। प्रधानमंत्री जी ने, आपने जैसा देखा, 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहता, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का आज अप्रूवल हुआ है। बागडोगरा हाईली रैपिडली ग्रोइंग प्लेस है, ये यहाँ पर है बागडोगरा, यहाँ पर बागडोगरा है। और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज अप्रूव किया गया, जिससे 1549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा नया एयरपोर्ट, सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनेगा। इसी तरह से बिहता, जो कि पटना के पास में है, पटना एयरपोर्ट की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए पटना में कैसे एक नया एयरपोर्ट बने। शहर के अंदर ग्रोथ का ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसीलिए करीब 28 किलोमीटर दूर में बिहता है, विच इज़ एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहता में डेवलप होगा। ये सारे आज 5 बड़े प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए हैं कैबिनेट में। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई सरकार में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम जून के बाद में इनिशियल फ्यू कैबिनेट की मीटिंग्स में करीब 1,54,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। और आज के सब जोड़ देंगे तो करीब करीब 2 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। इसके अलावा कैबिनेट के बाहर भी कई स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो कि कैबिनेट जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो भी हुए हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की इस ग्रोथ से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और एक भविष्य के लिए, हमेशा के लिए एक फाउंडेशन देश की बढ़ रही है। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। एयरपोर्ट है, क्या ये नया एयरपोर्ट है? क्योंकि ये एक्सपेंशन है या नया वो, क्योंकि ये एयरफोर्स स्टेशन तो पहले से था। बेसिकली यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन है बिहता में, बिहता एयरफोर्स स्टेशन। इसको डेवलप करके यहाँ पर सिविलियन एयरपोर्ट, 2 माइक मत चलाओ ना, इसको डेवलप करके सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा, जिससे कि पटना की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इससे पूरी होगी। बागडोगरा में भी डिफेंस का बेस है, उसके साथ ही सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा। अभी सिविलियन एयरपोर्ट की तरह चलते हैं, लेकिन उसमें साथ में एक्सपेंशन इन द सिविलियन साइड। सर, मैं लक्ष्मण सिंह, NBC आवाज़ से। जो आपने शुरू में कहा कि 21 सिटीज़ में मेट्रो अभी ऑपरेशनल है, उनमें से कितने मेट्रो हैं जो प्रॉफिटेबल हैं अभी? देखो, मेट्रो एक पब्लिक सर्विस वाला प्रोजेक्ट होता है। दुनिया के आप जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स देखोगे, हर एक मेट्रो प्रोजेक्ट में मेन ऑब्जेक्टिव है सिटी की इकोनॉमी को बढ़ाना। सिटी की इकोनॉमी को एक तरीके से बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देता है मेट्रो, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जाती है। करेक्ट, बेटा में बड़े जहाज उतरेंगे। सर, ये ठाणे मेट्रो जो है, क्या वो केवल ठाणे सिटी के लिए ही है या अगल बगल? ठाणे मेट्रो ठाणे का एक रिंग वाला कॉन्सेप्ट बना है। ठाणे को बेसिकली, ठाणे सिटी में कई मुंबई मेट्रो की लाइंस आ रही है, सबर्बन है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ओवरऑल इन सब को जोड़ते हुए एक मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट बनाया है, जिससे कि मेजर जो पॉपुलेशन सेंटर्स और मेजर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर्स हैं, उन सब को जोड़ते हुए रिंग मेट्रो का कॉन्सेप्ट दिया गया है।
क्वेश्चन? गुड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये आप देख रहे थे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के निर्णयों में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स को आज मंजूरी दी गई है और इन प्रोजेक्ट्स में जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। देश के सभी शहरों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। आज 21 शहरों में मेट्रो हैं, 3 मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को सरकार की मंजूरी है। इसमें 2 नई एयरपोर्ट हैं, साथ ही कई और एयरपोर्ट सुविधाओं को भी मंजूरी मिली है। बैंगलोर मेट्रो फेज़ 3 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। बैंगलोर मेट्रो फेज़ 3 से कनेक्टिविटी को मिलेगी सुविधा। बैंगलोर में 26 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। उधर ठाणे में रिंग मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ साथ जो 3 मेट्रो जो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उसमें बैंगलोर मेट्रो का फेज़ 3 को मंजूरी दी गई है। आईटी के बड़े शहरों को ये जो फेज़ 3 है वो जोड़ेगा। ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। ये 29 किलोमीटर का निर्माण है। तीसरा प्रोजेक्ट है पुणे मेट्रो का। पुणे में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 3 नए स्टेशन और जुड़ जाएंगे। अभी पुणे में 29 किलोमीटर मेट्रो लाइन है। आज के प्रोजेक्ट की मंजूरी के साथ 30 किलोमीटर अब और जुड़ जाएगा इस मेट्रो लाइन में। वहीं देश में 2 एयरपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। बागडोगरा एयरपोर्ट, ये पूर्वोत्तर को कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं बिहार में बेहता में एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई और ये दोनों जो हैं वो सेना के एयरपोर्ट हैं। अब यहाँ सिविलियन एयरपोर्ट की भी शुरुआत हो जाएगी। तो ये 2 बड़े निर्णय रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित जो आज कैबिनेट में लिए गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए न्यूज़ 9। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है।
सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां 1 अक्टूबर को चुनाव कराने का फैसला किया है और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य में चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October. And date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 73 सामान्य और अनुसूचित जात की 17 सीटें हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 95 लाख है। हरियाणा में लगातार 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने के बाद से उसे इस बार भी सत्ता में वापसी की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अजीत द्विवेदी के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों का भी एक लंबा इंतजार खत्म हुआ जब चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया। 3 चरणों में चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से परिसीमन के बाद भी कुछ नए बड़े बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में। साथ ही ये विधानसभा चुनाव लाखों ऐसे लोगों के लिए वोट का अधिकार पहली बार लेके आने जा रहा है, जिन्हें अनुच्छेद 370 की वजह से पिछले 6 दशक से वोट देने का अधिकार ही नहीं था। Elections in J&K will be held in 3 phases. मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। यहाँ 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद पहली बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव काफी अहम हैं। यहाँ 2014 में अंतिम बार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, तब विधानसभा की 87 सीट हुआ करती थी। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता होंगे, जिसमें 3.71 लाख प्रथम बार मतदान करेंगे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पहली बार कई वंचित तबकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, जो पहले इससे महरूम रह गए थे। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित चुनाव आयोग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के दौरान जो जमहूरियत की नींव तैयार की गई है, उस पर अब विधानसभा चुनाव के माध्यम से मजबूत इमारत खड़ी की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा का सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। चुनाव ये एक स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी
चुनाव आयोग का स्वागत करती है। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार भी लोकसभा चुनाव में हुए भारी मतदान के बाद अधिक से अधिक मतदान की उम्मीद की है। अजीत द्विवेदी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 के बाद से चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, निकाय चुनाव जो हुए हैं, पंचायत चुनाव जो हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनका एक बड़ा असर देखा। और लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ उसमें भी जिस तरह से जनता की भागीदारी थे, इसने कुछ नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब सबकी नज़र एक तरह से रहेगी, आज चुनाव आयोग ने जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि अब विधानसभा जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और क्योंकि परिसीमन भी हुआ इस चुनाव से पहले, तो निश्चित तौर पर सीटों पर भी एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। 90 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन 90 सीटों से पहले 2014 में जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, वो 87 सीटों पर हुआ था। तो ये सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव हुआ है। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, तो वहीं 9 सीटें पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये एक तरह से ये बड़ा बदलाव है। जम्मू संभाग की 43 सीटें हैं और वहीं कश्मीर संभाग की इसमें 47 सीटें हैं, यानी इन सीटों के भी संख्या में परिवर्तन हुआ है परिसीमन के बाद से। और बड़ा परिवर्तन 6 साल की जगह अब 5 साल का कार्यकाल होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का, ये पहले हुआ करता था। लेकिन देखना यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वो कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो इस विधानसभा चुनाव में जमीन पर दिखाई देंगे, जिसका मतलब है कि लोगों की भागीदारी से। अगर हम बात करें कि जन्नत में नई जमहूरियत की अगर बात करें, तो परिसीमन से पहले क्या था और परिसीमन के बाद क्या था, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। जम्मू संभाग में 37 सीटें थी, जो परिसीमन के बाद 43 सीटें हो गई हैं, यानी कि जनता की भागीदारी की अगर आप बात करेंगे तो 47% लोगों की अब भागीदारी जम्मू संभाग से रहेगी इन 43 सीटों पर। वहीं कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो ये 46 सीटें थी परिसीमन से पहले, जो अब 47 सीटें हो गई हैं। इसमें 55.4% भागीदारी थी, जो अब 52% होगी, यानी कि कुल सीटें जो पहले 43 थी अब 90 हो गई हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन परिसीमन से है। परिसीमन के साथ ही साथ पिछले 6 दशक से जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी थी जो इंतजार कर रही थी कि विधानसभा में उसे भी वोट करने का अधिकार मिले, और ये अधिकार लेके आया अनुच्छेद 370 के हटने के बाद की प्रक्रिया ने। अब पहली बार वोट की चोट करेंगे पाकिस्तानी शरणार्थी, यानी वेस्ट पाकिस्तान से जितने शरणार्थी आए थे, आज तक उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वो विधानसभा और पंचायत चुनाव में मतदान करें। वो संसदीय चुनाव में तो करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित जो हिंदू और सिख परिवार आए हैं, वो पहली बार इस विधानसभा चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। तो ये ताकत उन्हें इस बार मिलेगी, जिनमें गोरखा, वाल्मीकि समाज, और वाल्मीकि समाज ये वो है जो 60 के दशक में बख्शी मोहम्मद गुलाम के जब वो प्रधानमंत्री थे, वो उस समय पठानकोट और लुधियाना से इन वाल्मीकि समाज के लोगों को लेके आए थे। यहाँ पे वो लोग इतने सालों से रहे हैं और जो काम भी करते हैं वो साफ सफाई का सिर्फ काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। 2019 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित सिर्फ संसदीय चुनाव में ही हिस्सा ले सकते थे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव के साथ ही। विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार अनुच्छेद 370 हटने के बाद निकाय चुनाव में उनकी भागीदारी हुई, और अब पहली बार वो विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालेंगे। 1947 के विस्थापितों को 1954 में जम्मू, सांबा और कठुआ में हजारों एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक भी इन लोगों को नहीं दिया गया, क्योंकि धारा 370 के समय नागरिक अधिकारों से वंचित थे ये तमाम पाकिस्तानी विस्थापित जो हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से आए थे। यानी 68 साल बाद इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिला है, और इस मालिकाना हक के साथ
बाद अब उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिलेगा। निश्चित तौर पे इस बड़े बदलाव का जमीन पर भी काफी असर दिखाई देगा। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखा गया, लोगों की चुनाव में, लोकतंत्र में भागीदारी के साथ साथ तमाम जो विकास कार्य हुए हैं, एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ये लगता है कि आने वाले भविष्य में वो अपने लिए जो चाहते हैं, जिस सरकार को चुनना चाहते हैं, बिना डर बिना भय के चुन सकेंगे, ऐसा माहौल बना है। इसी पर और चर्चा करने के लिए आज हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। जमहूरियत के जश्न के लिए तैयार जम्मू कश्मीर। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरती जी, आपका स्वागत है। मदन मोहन जायरा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी मदन मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरती, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव का एक इतिहास जम्मू कश्मीर में जब याद किया जाता है तो बहिष्कारों, हत्याओं, इसके साथ एक तरह से यह इतिहास जुड़ा हुआ है। आज 2019 के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। किस तरह से आप देखती हैं जम्मू कश्मीर के इन चुनावों को? देखिए, इतिहास तो पहले ही रचा गया है जहां तक चुनावों की बात हो। लोकसभा का 2024 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन दिखाई, जो हमने देखा कि बायकॉट का जो वो कल्चर था, वो 2024 में लोगों ने रद्द कर दिया, वो लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट किया और बहुत ही आराम से, खुले मन से उन्होंने वोट दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नया अभी इतिहास रचने वाला है। उल्टा इस वक्त तो एक्चुअली बहुत चिंता है मुझे जम्मू रीजन की, जहाँ पे हमने देखा 2024 लोकसभा के इलेक्शंस के बाद से लगातार जो है वो वहाँ पे आतंक बढ़ रहा है, वहाँ पे वायलेंस लगातार बढ़ रही है। तो मुझे उसकी चिंता ज़्यादा लग रही है। दूसरी बात ये कि ये कोई कहे कि ये विधानसभा इलेक्शन जो है, इसी से लोकतंत्र जो है एस्टैब्लिश होता है जम्मू कश्मीर का। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भरोसा है लोकतंत्र में, उस पर कभी भी संदेह नहीं था। लेकिन एक लंबे अरसे तक जब आतंकवाद का एक दौर था 2019 तक, 1989 से लेकर, इनफैक्ट 1987 से ही लेकर 2019 तक जो आतंक का माहौल था कश्मीर घाटी में, वो उसकी वजह से ऐसा एक इमेज बनाया गया था कि लोग जमहूरियत में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। विश्वास की बात नहीं थी। जब इतना अंधाधुंध आतंक चल रहा हो, आपके लोग जो है वो गोली के निशाने पे हो, तो किसी के लिए भी संभव नहीं था कि वो खुले मन से और बेखौफ होके पोलिंग बूथ तक जाए और अपनी वोट रजिस्टर करे। लेकिन 2024 में, इनफैक्ट उससे पहले ही हमने देखा, 2020 से ही हमने देखा, 2019 से ही देखा कि पंचायत इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, अर्बन बॉडी इलेक्शंस जितने कश्मीर में हुए, लोगों ने बेखौफ जो है पिछले 5 साल में वो इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अभी मुझे जो चिंता है कि जम्मू में जो ये ग्राफ बढ़ा है आतंक का, क्या उसकी वजह से लोग निकल पाएंगे अपने घरों से और पार्टिसिपेट करेंगे फ्रीली और फेयरलेसली? दूसरी मुझे चिंता है कि अगर ये जो अभी ट्रेंड है वायलेंस का, आतंक का, अगर ये कंटिन्यू करता गया और ये इससे ज़्यादा कुछ हो गया, तो क्या हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो सब ये ठीक से ये चुनाव कर पाएंगी? ठीक, मदन मोहन जी, आरती टिक्कू जी की चिंता बड़ी ये है कि 24 के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से जम्मू में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं, 24 में कई और बड़ी चीजें भी दिखाई दी। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को जनता ने नकार दिया है। तो क्या ये उससे आगे बढ़कर है? और जम्मू को लेकर जो चिंता है, उसके क्या लगता है आपको, किस तरह से जम्मू के लोगों में और ज्यादा विश्वास होगा कि वो वोट करने के लिए भी बाहर निकले? और ये जो डर का एक माहौल बनाया जा रहा है, उसका जवाब क्या होगा? देखिए, 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर
ऐसा लोकतंत्र में विश्वास रहा है। लोकसभा चुनावों में हमने ये देखा है, घाटी की जिन सीटों पर हम लोग ये कह रहे थे कि शायद यहाँ पे वोटिंग कम हो, तो वहां पर 50% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। श्रीनगर, बारामूला और राजौरी की सीटों पर एक हिल एरिया में 50% की वोटिंग कम नहीं होती है, ये एक संतोषजनक मानी जाती है। और ये भी सही है कि जैसे ही वहां पर एक सफल लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ, वहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। वो क्यों बढ़ी हैं, हर कोई जानता है कि हमारे पड़ोसी देशों की हरकतें हैं। इन चुनावों में भी जब आज चुनाव वहां पर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो अभी भी इस तरह की आशंकाएं अभी भी बनी हुई कि उनमें दखल डालने की कोशिश की जाएगी, उस व्यवस्था को, चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे देश के सुरक्षा बलों पे हमें भरोसा है, तो वो कोई भी ऐसी चाल जहां पर जो चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती हो, जो लोगों का मनोबल तोड़ती हो, वो हमारे सुरक्षा बल बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। और जम्मू कश्मीर में सफल चुनावों का आयोजन करके एक भारत एक फिर विश्व को दिखाएगा कि यहाँ लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं और जनता का विश्वास चुनी हुई सरकार में कितना मजबूती से यहाँ पर कायम है। तो मुझे लगता है कि जो भी चुनौतियां यहाँ पर पैदा होंगी, उसको दूर करने में हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सफल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और चुनाव आयोग लगातार इस बात को कहता रहा है कि कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को होने से रोक नहीं सकता। ये भी एक बहुत बड़ा जवाब उन तमाम ताकतों को है जो जम्मू कश्मीर की तरफ अगर उस तरह की नज़र से देखते हैं कि वो जमहूरियत को एक तरह से पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका भी, और मदन मोहन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी थी। और ब्रेक पर जाने से पहले आइए आपको बताते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया है जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर। बताते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कई अथक प्रयासों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने का नया युग शुरू किया है। विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा, साथ ही क्षेत्र के लिए विकास के नए दौर का द्वार खोलेगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वो चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लें और बड़ी संख्या में मतदान करें, जिससे कि ऐसी सरकार बनाए जो शांति और विकास को कायम रखे और युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ये ट्वीट किया है और जनता को कहा है कि इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करें और अपनी चुनी हुई सरकार को चुनें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। देशव्यापी आक्रोश के बीच प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन में खुद सड़क पर आ गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई बर्बरता पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता है।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का दौर जारी है। देश के प्रत्येक कोने से चिकित्सक एक स्वर में कोलकाता की इस विभत्स घटना का विरोध कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में चिकित्सकों के संगठनों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने और अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप और उसके बाद हत्या के बाद जिस तरह से डॉक्टरों में गुस्सा है और उसको लेकर इनका आक्रोश ये है कि अब ये सड़कों पे हैं। दिल्ली में इस वक्त जो निर्माण भवन के बाहर की तस्वीर है उसमें अगर बात करें तो दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए डॉक्टर इस समय अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर घटना के सामने आने के बाद से भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमने टीएमसी के इस पुलिस को, टीएमसी का पुलिस इसलिए बोला हूँ कि टीएमसी की पार्टी का ही एक पार्ट है। इनको बोला है आज कोई भी महिला जब हमारे रहते हुए गिरफ्तार आप नहीं करेंगे। अगर गिरफ्तार करना है हम लोगों को गिरफ्तार करिए, किसी महिला के ऊपर हाथ आने हम नहीं देंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने आरजीकर में सीपीएम और भाजपा के नेताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। भाजपा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सच को छिपाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी को ये स्वीकार करना होगा कि महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या हुई है। When she tries to threaten people who are posting a meme or cracking some sarcastic remark, it also shows the intolerance of the anarchist Mamata Banerjee. And this will not be tolerated in a vibrant democracy like ours. इस बीच मामले में जल्द खुलासे के लिए सीबीआई ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। इस संबंध में पूछताछ के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 4 पीजीटी डॉक्टर्स को सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक कोलकाता में बुलाया। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय की मेडिकल जांच भी कराई है। उच्च सटीकता वाले 3D लेजर स्कैनर के साथ सीबीआई की एक टीम घटनास्थल का डिजिटल ब्लूप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। ब्यूरो इनपुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता और प्रसेनजीत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। वहीं कांतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। 2022 में रिलीज हुई फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को चुना गया राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए। कांतारा ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी हासिल किया। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया। अट्टम ने बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार भी हासिल किया। मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर अपनी अदाकारी का दम दिखाया और गुलमोहर के लिए उन्हें स्पेशल मेंशन मिला। गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म भी घोषित किया गया। अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया नित्या मेनन ने फिल्म थिरुचित्रम बलम के लिए। ये पुरस्कार उनके साथ साझा किया मानसी पारिक ने, जिन्हें गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए पुरस्कार दिया गया। कच्छ एक्सप्रेस ने सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज का पुरस्कार भी हासिल किया। ओ धर्मेश भाई, घर वाली के इतने लाड भी मत करो कि कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया है। इसी फिल्म के लिए नीना गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। दिल्ली से कानपुर तक की दूरी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पवन मल्होत्रा ने हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए हासिल किया। पुनियन सेल्वन भाग 1 ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड म्यूजिक और सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। ब्रह्मास्त्र भाग 1 के लिए प्रीतम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का, तो अरिजीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार हासिल किया। KGF 2 ने बेस्ट एक्शन डायरेक्टर और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार जीता। पुरस्कारों की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव वृंदा देसाई की उपस्थिति में इस वर्ष की फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष राहुल रवेल, गैर फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष नीला माधव पांडा और सिनेमा जूरी पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के अध्यक्ष गंगाधर मुदलेर ने की। The 70th National Film Awards are being given in 27 categories in feature film section, 15 categories in non-feature film section and 2 categories in the best writing on cinema. हम नॉन फीचर को, डॉक्यूमेंट्रीज हो या शॉर्ट्स हो, ऐसे फिल्मों को दें जिससे दूसरे लोग इस अवार्ड से इंस्पायर्ड हों, ताकि और ऐसे फिल्म बने। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार सिद्धांत सरीन निर्देशित आईना को मिला। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया। भारत की इन खूबसूरत कहानियों को मिला ये राष्ट्रीय सम्मान भारतीय सिनेमा के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारत ने आसमान में आज एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 03 की तीसरी और अंतिम डेवलपमेंटल फ्लाइट से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च कर दिया। इससे धरती की हलचल का पता चलेगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी विकास उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सफल प्रक्षेपण ने ये साबित कर दिया कि भारत माइक्रो, मिनी और नैनो उपग्रह भेजने में सक्षम है। प्रक्षेपण यान के सभी 3 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। दोनों उपग्रहों को 475 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है और इनके सौर पैनल खोल दिए गए हैं। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। Talked much about the design features of SSLV. It is a much more simpler design compared to regular rocket. It uses more cost-effective inertial systems. The entire navigation process is different. Its ability to place small satellites is very crucial. It's all based on solid stages with a small liquid trimming upper stage. So the entire architecture and design of SSLV is entirely different than the regular liquid based rockets. And in such rockets, to get a precise injection is always tricky. That is an issue that we faced in the first mission. Though he placed the satellite, the precision was slightly an issue. So we solved all the problem, made 2 successful missions, and completed the development program. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा, एक उल्लेखनीय उपलब्धि। इस उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों और उद्योग को बधाई। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत के पास अब एक नया प्रक्षेपण यान है। लागत अनुरूप SSLV अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निजी उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता JP नड्डा ने SSLV की तीसरी विकास उड़ान के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि इस मिशन ने लचीले सौर पैनलों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया है। इस प्रक्षेपण ने गगनयान परियोजना में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एवियोनिक्स और रिमोट सेंसिंग के लिए एक नया डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अंतरिक्ष यान में भारत की एक और सफलता। आगे खबरों में, एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों के बाद अब ये अन्य देशों में फैलने लगा है। पाकिस्तान में इस साल का पहला एमपॉक्स का मामला सामने आया है। हाल ही में सऊदी अरब से लौटे एक शख्स में इस वायरस की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वायरस का कोई नया वेरिएंट देश में नहीं आया है। इससे पहले अफ्रीका से बाहर स्वीडन में भी एमपॉक्स के पहले केस की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर से निकट संपर्क से होती है। इस बीच अपोलो अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर S चैटर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि एमपॉक्स, जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, ये एक वायरल बीमारी है जिसके लक्षण दाने, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजी हुई लिम्फ नोड्स आदि हो सकते हैं। एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है। ये पहले अफ्रीका में ही लिमिटेड होता था, बट इस बार ये दूसरे देशों में भी पाया जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। ये मेनली गले में खराश, बदन में दर्द, सर दर्द, बट उसके बाद बॉडी में रैश या ब्लिस्टर्स बनते हैं और लिम्फ नोड की गांठें बनती हैं शरीर में। ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, पर जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, छोड़े जा रहे हैं आपको देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉरिशस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एड्रियन चार्ल्स डुअल से मुलाकात की। ओम बिरला और एड्रियन चार्ल्स डुअल के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के नेशनल असेंबली स्पीकर एड्रियन चार्ल्स डुअल से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एड्रियन चार्ल्स डुअल से मिलकर खुशी जताई। उन्होंने हाल ही में हुई मॉरिशस की अपनी यात्रा को याद किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी देश में रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा केंद्र बन सकता है। बुंदेलखंड और विंध्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकारी आवास से बांदा में स्थापित 70 मेगावाट के अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित 236 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रथम चरण की काउंसलिंग में 473 सहायक अध्यापकों का चयन किया गया। बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद राज्य में बेहतर सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराया गया है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कराना ही नहीं, बल्कि उसका अच्छे से मेंटेनेंस करना भी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बेटी के बालिग होने तक ही नहीं बल्कि शादी होने तक पिता से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पिता को बेटी का खर्च तब तक उठाना पड़ेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। बेटी के बालिग होने के आधार पर पिता उसके भरण पोषण का न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।